डियर स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। तो उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ बेसिक रूल्स का पता होना ज़रूरी है जो हमने कवर किए। और उसके अलावा हमने किया था कि सैलरी में इंक्लूड किया जाता है वेजेस, बेसिक पे, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अलाउंसेस, भत्ते। तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कैश में अगर कुछ भुगतान करता है तो दैट इज़ नोन एज अलाउंस, भत्ते के नाम से जाना जाता है। तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। टैक्सेबल अलाउंसेस, करयुक्त भत्ते, अलाउंसेस एग्जाम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, एक सीमा तक टैक्स से कर मुक्त भत्ते, एंड फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस, पूरी तरह से पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। तो तीनों को हम वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज टैक्सेबल अलाउंसेस, कर युक्त भत्ते। तो कर युक्त भत्ते मीन्स ऐसे अलाउंसेस, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को इनमें से जो मैं आगे करवा रही हूँ कोई भी अलाउंस पे करेगा तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं। एक व्यक्ति की इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते समय टैक्सेबल इनको 100% जोड़ा जाता है। तो जिसमें पहला अलाउंस है डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे, महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो इन्फ्लेशन के कारण प्राइस लेवल बढ़ता है उसको कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट पे करता है दैट इज़ नोन एज डियरनेस अलाउंस। कई बार इसी डियरनेस अलाउंस को डियरनेस पे के रूप में लिखा जाता है। महंगाई वेतन, तो डियरनेस पे भी डियरनेस अलाउंस ही होता है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि आगे हम कुछ आइटम्स करेंगे एग्जम्पशन लिमिट निकालते समय। तो उस समय अगर डियरनेस अलाउंस लिखा हुआ है तो वो कई बारी ऐड किया जाता है सैलरी में, कई बारी कैलकुलेट करते समय ऐड नहीं करते। पर अगर डियरनेस पे लिखा है तो इट इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग द एग्जम्प्टेड लिमिट। सेकेंड वन इज सीटी कंपनसेटरी अलाउंस। CT compensatory allowance is again fully taxable. Then fixed medical allowance, this is also fully taxable. इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मेडिकल के नाम से एक फिक्स्ड भत्ता देता है कि उसको महीने का 1000 रुपया मेडिकल के लिए दे रहा है, चाहे फिर वो एम्प्लॉई उसमें कुछ खर्च करे या ना करे, इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। देन टिफिन अलाउंस, ये एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को लंच या रिफ्रेशमेंट देता है, तो उसके लिए जो अलाउंस पे कर रहा है वो टिफिन अलाउंस है एंड इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। देन सर्वेंट अलाउंस, इट इज़ आल्सो फुल्ली टैक्सेबल कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई नौकर रखने के लिए नौकर नहीं दिया हुआ अलाउंस दे रहा है तो ये टैक्सेबल है। देन नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, ये नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस जनरली मेडिकल डॉक्टर्स को दिया जाता है ताकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना कर सके, तो उसको रोकने के लिए उनको एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा कुछ अलाउंस देते हैं नॉन प्रैक्टाइजिंग के नाम से, तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी टोटली टैक्सेबल है। हिल अलाउंस होता है, हिल अलाउंस होता है जो लोग 1000 मीटर से कम की हाइट में रहते हैं सी लेवल से, हिली एरिया में, तो उनका क्योंकि लाइफ कंपैरेटिवली हार्ड होती है तो उनको अगर कोई अलाउंस दिया जा रहा है दिस इज़ आल्सो टैक्सेबल। पर अगर 1000 मीटर से ज़्यादा की हाइट होती है तो वो कुछ सीमा तक एग्जम्प्ट हो जाता है। देन वार्डन अलाउंस एंड प्रॉक्टर अलाउंस, वार्डन अलाउंस एंड प्रॉक्टर अलाउंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया जाता है, तो ताकि वो हॉस्टल के अपनी टीचिंग के अलावा उनको वार्डन बना दिया जाता है या प्रॉक्टर का कार्य करते हैं, तो उसके नाम से जो अलाउंस देते हैं दिस इज़ आल्सो टैक्सेबल। डेपुटेशन अलाउंस, डेपुटेशन होता है कि अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उसके परमानेंट प्लेस ऑफ जॉब से किसी दूसरी जगह पर कुछ समय के लिए टेम्परेरी काम करने के लिए भेजता है तो उसके बदले में उसे कुछ पैसा देता है जिसे हम डेपुटेशन अलाउंस कहते हैं। अगेन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। देन ओवर टाइम अलाउंस, इसका तो नाम आपने सुना हुआ है कि कुछ लोग अगर अपने फिक्स टाइम से अधिक काम करते हैं तो उसके लिए अगर उन्हें अलाउंस मिलता है इट इज़ अगेन फुल्ली टैक्सेबल। देन अदर अलाउंसेस, इसके अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कई बारी फैमिली अलाउंस के नाम से प्रोजेक्ट अलाउंस, मैरिज अलाउंस, रूरल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस
और बहुत सारे कई तरह के अलाउंसेस देता है, तो दीज आर अगेन फुली टैक्सेबल। देन सेकंड कैटेगरी इज अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। अब ये वो अलाउंस है जो एक सीमा तक कर मुक्त हैं, तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कैलकुलेट करते समय, और फुल्ली एग्जम्प्टेड में भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो तो या तो अगर फुल्ली टैक्सेबल है तो टोटल अमाउंट इंक्लूड हो जाएगा, अगर एग्जम्प्टेड है तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कैलकुलेशन की? दैट इज इन सेकंड कैटेगरी अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। तो ये ऐसे अलाउंस है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यदि देता है तो इसका कुछ पोर्शन टैक्सेबल है और कुछ पोर्शन एग्जम्प्टेड है। तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा हाउस रेंट अलाउंस। ये अलग से भी शॉर्ट नोट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए भी यूज़ होता है और थ्योरी में भी आ जाता है। तो फर्स्ट इज मकान किराया भत्ता। तो जैसा अगेन इसका नाम है, ये अलाउंस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मकान के किराए भरने के लिए देता है। तो अगर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये अलाउंस दे रहा है तो उसको मैं क्लियर करने के लिए आप ये अपना चार्ट देखो जो दिया हुआ है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ हाउस रेंट अलाउंस। अगर तो ये फर्स्ट ले रही हूँ, एम्प्लॉई हु इज रिजाइडिंग इन हिज ओन हाउस और इन ए हाउस वेयर ही डज नॉट पे एनी रेंट, इंटायर HRA इज टैक्सेबल। इसका मतलब यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को अलाउंस दे रहा है पर वो एम्प्लॉई अपने ही घर में रह रहा है या ऐसे घर में रह रहा है जिसका कोई किराया नहीं देना पड़ता, तो जब वो किराया दे ही नहीं रहा तो जो HRA मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, 100% अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। पर एग्जाम्प्ट किन के लिए होगा? द एम्प्लॉइज हु इज पेइंग रेंट फॉर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है पर एम्प्लॉई एक किराए के घर में रह रहा है, उसकी किराया दे रहा है, तो उस समय जो अमाउंट होगा वो एक सीमा तक एग्जम्प्ट होगा। यहाँ मैं पहली बार ये करवा रही हूँ बेटे, आगे ये बहुत सारे जितने भी आगे आप इन आइटम्स करोगे तो उसमें इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होगी, धीरे धीरे आपको ये क्लियर हो जाएगी। तो अगर एम्प्लॉय इज पेइंग द रेंट देन द HRA विल बी एग्जाम्प्ट अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट। वो क्या है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम का मतलब देयर आर 3 रूल्स। फर्स्ट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, कि एक व्यक्ति जितना किराया दे रहा है उस किराए में से उसके वेतन का 10% लेस कर दें। पहला तो अमाउंट हम ये कैलकुलेट करेंगे एंड सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे 40% ऑफ सैलरी, जो उसका वेतन है उसका 40%। और अगर वो मेट्रो सिटीज़ में रहता है जिसमें सिर्फ 4 सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, अगर यहाँ पर रहता है तो उसका सेकंड निकालेंगे 50% ऑफ सैलरी। और तीसरा होगा एक्चुअली HRA रिसीव्ड, जितना उसे वास्तव में हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा होगा। अब ये तीनों अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, इन तीनों में से जो कम होगा दैट विल बी एग्जम्प्टेड। इसका मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो जो बाकी है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसको मैं आपको आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगेन जो अगली बात आएगी वो होगा आपको जितनी भी आगे ये इनकम्स निकालनी होंगी, टैक्सेबल इनकम्स या एग्जम्प्टेड लिमिट, तो उसमें ये रूल्स आएंगे अलग अलग। तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी प्लस DA अगर वो सैलरी का हिस्सा है या डियरनेस पे लिखा हो, एंड प्लस कमीशन अगर वो टर्नओवर पर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे कमीशन मिल रही है। तो इन तीनों अमाउंट को जोड़कर जो आएगा वो सैलरी होगी और उस सैलरी का 10% या 40% या 50% निकालना होगा। टू मेक इट मोर क्लियर मैं आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखते रहो। फर्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एग्जम्प्टेड अमाउंट इफ HRA ऑफ मिस्टर राम हु रिजाइड्स एट कानपुर। तो वो कानपुर में रह रहा है, तो इसका मतलब वो मेट्रो सिटी में नहीं है, तो वी विल कंसीडर 40% ऑफ सैलरी। तो देयर आर 3 ऑप्शंस, मैं आपको एक एक ऑप्शन 1 बाय 1 करवा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है सैलरी पर मंथ 18,000, ये पर मंथ का डाटा दिया हुआ है।
HRA received per month 2100 एंड रेंट पेड पर मंथ 1500। 1500 रुपये एक्चुअली किराया दे रहा है। तो अगर मैं रूल्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो उसमें 3 रूल में है। फर्स्ट हम ले रहे हैं एक्चुअली हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, तो उसे एक्चुअली में अमाउंट मिल रहा है 2100। तो पहला तो हो गया ये। सेकंड है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, मीन्स रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे कर रहा है 1500 और सैलरी का 10% 18,000 का 10% 1800। तो 1500 माइनस 1800 करेंगे तो वो डिफरेंस माइनस में आ रहा है। तो इनकम टैक्स में कभी भी माइनस में डिफरेंस नहीं लिखते, या तो ये प्लस होता है या फिर ये नील होता है। उस जीरो नहीं लिखते हम, उसकी जगह नील वर्ड लिखते हैं। और तीसरा हो गया क्योंकि वो कानपुर में है तो वी विल टेक 40% ऑफ सैलरी। तो 18,000 का 40% 7200। नाउ वी हैव 3 अमाउंट्स 2100 नील 7200। तो तीनों में से सबसे कम अमाउंट कौन सा है? आपको देखने में लगेगा 2100। 2100 नहीं है, नील का मतलब होता है जीरो। तो इसका मतलब सबसे कम अमाउंट नील है, जीरो है। तो एग्जम्प्टेड अमाउंट इज जीरो। तो एग्जम्प्टेड का मतलब है कि उसे टैक्स बिल्कुल किसी अमाउंट पे नहीं देना, जीरो पे एग्जम्पशन मिलेगी। तो बाकी इसका मतलब जो पूरा दूसरा अमाउंट है वो फुली टैक्सेबल होगा। तो ही विल पे टैक्स ऑन 2100। एग्जम्पशन कर मुक्त अमाउंट जीरो है, तो इसका मतलब बाकी सारा अमाउंट टैक्सेबल है। तो इसको मैं और क्लियर करने के लिए सेकंड ऑप्शन लेते हैं। नाउ वी हैव HRA पर मंथ सैलरी मिल रही है 12,000, HRA है 600, रेंट पेड है 1920। तो अगेन एक्चुअली HRA 600, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड 1920 और 10% ऑफ सैलरी 12,000 का 10% 1200। तो 1920 माइनस 1200 इज 720 एंड द थर्ड 12,000 का 40% 4800। तो इन तीनों में से अगेन सबसे कम अमाउंट क्या है 600। तो 600 है उसका अमाउंट सबसे कम, तो एग्जम्पशन इज 600। तो 600 पे टैक्स नहीं लगना, तो उसे HRA मिल भी तो 600 रुपये रहा था। इसका मतलब 600 रुपये पे 600 पे टैक्स नहीं लगना, तो वो जीरो अमाउंट पे टैक्स पे करेगा। तीसरी सिचुएशन में उसकी सैलरी उसे जो मिल रही है वो है 6000 और वो रेंट पे कर रहा है 1050 और उसका जो नहीं HRA मिल रहा है 1050 और रेंट पे कर रहा है 750। तो अगेन यहाँ पर पहला जो उसे मिल रहा है एक्चुअली HRA वो है 1050 और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड है उसका 750 और सैलरी का 10% 600। तो डिफरेंस इज 150 एंड द थर्ड इज 6000 का 40% मीन्स 2400। तो इन दिस सिचुएशन अमाउंट 150 इज लीस्ट अमाउंट, सबसे कम अमाउंट है। तो 150 पे टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर टैक्स कितने पे लगेगा 1050 रुपीज़ उसे मिल रहे हैं, तो जो रेस्ट अमाउंट होगा 900 दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट। तो इस तरीके से HRA का अमाउंट अगर किसी एम्प्लॉय को मिलता है, तो अगर अब मैं इसको ऊपर की तरफ आऊँ तो अगर तो एम्प्लॉय अपने ही घर में रह रहा है या वो टैक्स किराया दे ही नहीं रहा, तो HRA जितना भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा इट विल बी फुली टैक्सेबल। पर इफ़ एम्प्लॉयज़ आर पेइंग द रेंट फॉर द एकोमोडेशन, तो उस समय इन तीन में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्ट का मतलब है कर मुक्त, मीन्स कर नहीं लगेगा। और जो अमाउंट मिला है उसमें से एग्जम्प्टेड अमाउंट लेस कर देंगे, तो जो उसकी टैक्सेबल सैलरी जब कल को कैलकुलेट करेंगे तो दैट पोर्शन विल बी टैक्सेबल। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप बेटे आपके पास उम्मीद करती हूँ बुक आ गई होगी, आप उस बुक में से करोगे। सेकंड